हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है। अभी मैं जेएनयू लाइब्रेरी के पास यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और मेरे साथ साकेत मून हैं। ये पीएचडी जेएनयू में कर रहे हैं सोशल एक्सक्लूजन में, लेकिन ये जेएनयूएसयू यानी जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट्स यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे लॉकडाउन के बाद यूनिवर्सिटी क्या अपनी पुरानी रफ्तार पे आ गई है, बच्चों को, छात्रों को किस किस तरह की दिक्कत है। और बहुत सारे लोग मुझे भी फ़ोन पर पूछते हैं कि जेएनयू का क्या हाल है, कब आना होगा, क्या लाइब्रेरी खुली है कि नहीं, कब से क्लास चलेगी, एग्ज़ाम जो है वो कब होगा, थीसिस कब सबमिट होगा। तो साकेत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मान लीजिए कोई आदमी आजमगढ़ में हो, कोई गया में हो, कोई केरल में हो, तो उनको, वो जो कुछ जेएनयू के बारे में नहीं जान रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अपील है आपकी? देखिए, हमारी आज के समय में अपील यही है कि जिस तरीके से यूनिवर्सिटी को लॉकडाउन करके रखा गया है, ना सिर्फ जेएनयू को बल्कि देश में जितने तमाम यूनिवर्सिटीज़ है, आज देखिए किस तरह के माहौल यहाँ खड़े कर दिए गए हैं। कोरोना पैंडेमिक होता है, आनंद फानंद में कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी को बंद कराया जा रहा है, सब छात्र अपना बोरिया बिस्तर बांध के घर चले जाइए, मेस बंद होने वाला है, हॉस्टल बंद होने वाला है। एक डर का माहौल बनाया जाता है एक झूठ के बुनियाद पे, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। हॉस्टल भी खुला रहता है, मेस भी खुला रहता है, पर एक तरीके से छात्रों को भगा के जो शटडाउन जेएनयू इनको कराना था, जो बार बार यहाँ पे हमारे प्रशासन में जो कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग हैं जो ये बात कहते रहते हैं, ये बार बार कहीं ना कहीं इस लोग को अमल करने की तरफ उसे ले गए हैं। और आज यहाँ पे जो हालात है, जो मैं संदेश देना चाहूँगा वो ये है कि जेएनयू का छात्र आज यहाँ संघर्ष कर रहा है अपनी यूनिवर्सिटी खुलवाने के लिए, अपना पढ़ाई करने के लिए, अपने रिसर्च को जारी रखने के लिए। और प्रशासन जिसका काम होता है फैसिलिटेट करना कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो, रिसर्च हो, वो आज के समय में उसका कोशिश ये है कि झूठ के नाम पे, बरगला के, डरा के यूनिवर्सिटी को बंद रखा जाए, यहाँ पे एकेडमिक्स को बंद रखा जाए। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण के दे के ही समझाना चाहता हूँ। देखिए, जेएनयू में जो छात्र है, जो जेएनयू का अपना डेटा है, आप देखिए कि जेएनयू में 60% के करीब छात्र ऐसे हैं जो गरीब घर से आते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े घर से आते हैं, जिनका एनुअल फैमिली इनकम जो है 1,50,000 से कम है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह की दिक्कत उन्हें फेस करनी पड़ सकती है ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन में, जहाँ पे सरकार के अपने सर्वे कहते हैं कि ऑनलाइन जो मोड ऑफ एजुकेशन है, जो इंटरनेट को एक्सेस है, वो एक बहुत ही कास्ट और क्लास पे बटा हुआ एक एक्सेस है। फिर भी आज इसके बावजूद 1 साल होने को आ रहा है, अभी मार्च के महीने में हम हैं और अभी 20 मार्च को ही ये सर्कुलर आया था। आज 1 साल हो चुका है पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी बंद कराने को लेके। अभी तक के ऑनलाइन क्लास का जो फर्जीवाड़ा है, ये जानबूझ के चलाया जा रहा है, जबकि टीचर जानते हैं, छात्र जानते हैं, प्रशासन जानता है कि इससे सिर्फ एक्सक्लूजन हो रहा है। जो छात्र यहाँ पे आ रहे हैं एक अच्छी शिक्षा लेने के लिए, एक सस्ती शिक्षा लेने के लिए, उनको जानबूझ के एक्सक्लूड किया जा रहा है। जो रिसर्च स्कॉलर है, जो अपने जीवन का एक बड़ा समय 4 साल या 6 साल एमफिल पीएचडी में व्यतीत करते हैं यहाँ पे, आज यहाँ पे उनको आने से मना किया जा रहा है। कहा जा रहा है आप आएंगे तो आपकी ओर फाइन लगाया जाएगा, आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे लाइब्रेरी को, हमने यहाँ पे लाइब्रेरी खोली है, ज़बरदस्ती खुली, अभी भी लाइब्रेरी है, अभी भी लाइब्रेरी को खुला नहीं जा रहा है उस तरीके से। एक चीज़ मैं बता दूं कि लाइब्रेरी, साकेत और जेएनयू के तमाम जो साथी थे, सब कुछ मिल के बहुत इन्होंने संघर्ष के बाद लाइब्रेरी खुली हुई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि किताबें की जो फ्लोर है ना, वो पहले, दूसरे, तीसरे फ्लोर पे किताबें हैं, तो किताब एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो भाई, जब किताबें एक्सेस नहीं कर सकते हैं तो फिर लाइब्रेरी आने का जो पर्पस है, आधा से ज़्यादा जो है वो पर्पस खराब हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ साकेत आप बताइए कि आप मॉल में जा सकते हैं, आप मार्केटिंग कर सकते हैं, आप ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं, आप हवाई जहाज़ में सफ़र कर सकते हैं, आप चुनाव की रैलियां कर सकते हैं, आप मंदिर बनवाने के लिए आप पूजा पाठ करवा सकते हैं इसी कोरोना लॉकडाउन में, आप जेलों में लोगों को ठूस के बंद कर सकते हैं। लेकिन लाइब्रेरी में पढ़ने से और छात्रों को क्लासरूम में अटेंड करने से कौन सी बीमारी फैल जाती है? ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया और इसके लेके मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। बहुत एक दिलचस्प बात आप कह सकते हैं इसे। जब हमने लाइब्रेरी को खोला ज़बरदस्ती, तो लाइब्रेरी ने हमको बुलाया कि आइए हमें बात करना है। उसके पहले हम 3 प्रोटेस्ट ऑलरेडी कर चुके थे लाइब्रेरी के सामने, तब लाइब्रेरी को मिलने की इच्छा नहीं हुई। जब लाइब्रेरी में स्टूडेंट घुस के अपना पढ़ाई करता है, तब लाइब्रेरी हमें बुलाती है और कहती है कि आप एक मॉब को लीड करके आइए। मतलब सोचिए कि एक छात्र, रिसर्च स्कॉलर जब यहाँ पे अपने पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी में घुसता है, पढ़ाई करता है, तो वो मॉब बन जाता है। जो लोग दंगा फसाद करते हैं, हिंसा करते हैं, वो मॉब नहीं है। यहाँ पे हमारे लाइब्रेरियन के अनुसार कहते हैं कि कोरोना है, आपको पता है कोरोना बीमारी फैला हुआ है। हमने ये कहा कि देखिए, आप हो सकता है पेपर नहीं पढ़ते हो, टीवी नहीं देखते हो, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कोरोना इतना मतलब फैल रहा है, जो सही बात है फैल रहा है,
तो आप वैक्सीनेशन जो आपके ही प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा बड़ा मतलब करके वैक्सीन बनाया है, आप कराइए, आप लीजिए वैक्सीन। लाइब्रेरियन है, सारा स्टाफ है, हम प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी है, कैंप लगाइए, लीजिए वैक्सीन, हम थोड़ी मना किए हैं। पर आप इसके नाम पे ये नहीं कह सकते कि कोरोना फैल रहा है तो लाइब्रेरी, आप ये भी सोचिए लाइब्रेरी में जहाँ पे छात्र अलग अलग बैठ के पढ़ते हैं, वहाँ पे ना वार्तालाप हो रहा है, ना किसी तरीके का मतलब कोई ये हो रहा है, लोग अपना किताब लेते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ पे कोरोना नहीं फैल रहा है। पर यही जेएनयू प्रशासन अभी कुछ महीनों पहले यहाँ पे एक मूर्ति का अनावरण करते हैं, कोरोना के बीच में 10 लाख रुपया खर्च होता है मूर्ति के अनावरण पे, मूर्ति पे नहीं, मूर्ति के अनावरण पे करीबन, मतलब जो फंक्शन हो रहा है, हाँ, स्वामी विवेकानंद जी की जो मूर्ति बनी थी, तो उसका जो फंक्शन है, इनॉग्रेशन फंक्शन जो है, उस पे 10 लाख रुपए आरटीआई का रिप्लाई बकायदा आया है। ठीक है, और उसमें और साकेत मैं बता दूं, एक हमारे दोस्त हैं, वो बता रहे थे जेएनयू में कि ये स्कॉलरशिप 15,000 रुपए या 20,000 रुपए के स्कॉलरशिप के लिए वो कितने दिनों से वो चक्कर काट रहे हैं, रूम का किराया नहीं दे पा रही है। तो ये भी याद रखने की जरूरत है, ये भी। और इसमें मैं आपको एक चीज ऐड कर देता हूँ, अभी आपने ये मुद्दा उठाया, बहुत ही इम्पोर्टेंट और आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा। उसके पहले कि जब ये मूर्ति का अनावरण करते हैं तो बाहर से बड़े बड़े भाजपा के, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अलग अलग नेता आते हैं, जिनका कोई कोरोना टेस्ट, कोई टेम्परेचर चेक नहीं होता है, आते हैं यहाँ पे, एक बड़ा महोत्सव टाइप से होता है, वहाँ पे कोई कोरोना फैलने का संभावना नहीं है, क्योंकि कोई डिवाइन प्रोटेक्शन शायद इनको मिला हुआ है। पर जब लोग पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं, तो शायद हम लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कोरोना फैलता है। पर जो स्कॉलरशिप का मामला है, और ये बहुत, और स्कॉलरशिप का मामले का जो इम्पोर्टेंस है या जो इसका सीरियसनेस है, उसको देखने के लिए दिल्ली में जो घटी हुई घटना है, जो कॉलेज है डीयू यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे ऐश्वर्या रेड्डी का इंस्टीट्यूशनल मर्डर ही कहा जाए, जिस तरीके से स्कॉलरशिप डिनाई किया गया, बार बार उनको स्कॉलरशिप मिला हुआ था। एक गरीब परिवार से फर्स्ट जनरेशन लर्नर एक दिल्ली में आती है, लॉकडाउन में उन्हें घर जाना पड़ रहा है, स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है, बार बार अलग अलग तरीके से बहाने बनाए जा रहे हैं। और ये जो पूरा ये एक सिस्टम है, देखिए ये सिस्टम सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ लोग, इसमें पूरा सिस्टम ऐसा है। जेएनयू में ऑफिस को हाफ कैपेसिटी पे खोला जा रहा है, ये कहते हुए कोरोना फैलेगा। और कौन सा ऑफिस हाफ कैपेसिटी पे खोला जा रहा है? वीसी का, रजिस्ट्रार का नहीं, स्कॉलरशिप का ऑफिस सिर्फ, जहाँ पे 15 लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे 7 लोग रखे गए हैं। वो लोग भी कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं। कभी कहा जाता है कि कोरोना का संभावना है, तो हम लोग ऑफिस को 10 दिन के लिए बंद कर रहे हैं, जानबूझ के डिले किया जा रहा है। यूजीसी भी इसी तरीके से इसको बहुत ही एक ढुलमुल तरीके से एक रवैया जो है अपना रही है। और कहीं ना कहीं देखिए, ये पूरा जो एक ताना बाना है, पूरा जो ये एक चल रहा है, इसका पर्पस क्या है? वाई आर दे डूइंग दिस? सवाल अगर हम पूछे, ये कोई संयोग नहीं है कि चीज़ हो रहा है। तो मतलब जो कहा जा रहा था ना पहले कि जो संकट है ना, हाँ, आपदा है, उसमें अवसर ढूंढना, तो अवसर ऐसा ढूंढा गया कि यूनिवर्सिटी को बंद कर दो, उसके बाद के बच्चे पढ़े नहीं। अच्छा, एक और उन्होंने अवसर ये तलाश किया है, मुझे भी सुनने को आया, आप बताइए, कि बहुत सारे जो यहाँ पे कर्मचारी जो लोग थे, उनकी भी छटनी हो गई है। और ये कहा जा रहा है कि जो गार्डनिंग का काम करते थे, जो बागवानी करते थे, जो माली जो लोग थे, उनकी बड़ी तादाद में लोगों को हटा दिया गया। और एक और चीज़ और भी है कि जो लोग मेस में काम करते थे, उनको भी हटा दिया गया। और इसके अलावा बहुत लोगों की सैलरी नहीं मिल रही है। और दिलचस्प बात ये है कि अभी अखबार में भी ये खबर आई थी कि जेएनयू के जो टीचर्स हैं, उनकी भी सैलरी, मैंने सुना कि शायद पहले बार डिले हुई है। यूनिवर्सिटी बनने के बाद पहली बार कोई सैलरी भी टाइम पे नहीं है। एकदम। देखिए, ये तो पूरा ये है, माली हो गए, जो बगानी करते हैं वो हो गए, मेस में जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ हो गए वो हो गए, इवन एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन भवन में जो स्टाफ कॉन्ट्रेक्चुअल है, जो क्लर्क है, जो बाकी सब एडमिनिस्ट्रेशन, उनका भी सैलरी जो है 6 महीने से नहीं आ रहा है। जो खुद फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जिनका काम है बाकी लोगों का सैलरी अप्रूव करना, उनका खुद का सैलरी नहीं आ रहा है। ये मामला इस तरीके से है कि इसका मैं आपको उदाहरण से ही फिर से बताऊंगा कि इसके पीछे क्या कारण है। कारण ये है कि यूनिवर्सिटी को अगर आपको प्राइवेटाइज करना है, तो आपको धीरे धीरे जो स्टाफ है उनको बाहर पुश करते हुए उनके सैलरी का जो एक जिम्मेदारी है, जो सरकार का जिम्मेदारी है, वो आपको स्टूडेंट डालना है। पिछले साल फी हाइक मूवमेंट जो हुआ, फी हाइक क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारे स्टाफ है मेस के, उनका सैलरी जो है सरकार देती है, स्टूडेंट नहीं देते। स्टूडेंट से मेस का पैसा देते हैं कि मेस में जितना हम खाना खाते हैं उसका पैसा दिया जाता है। ये तो आप जानते ही, आप स्टूडेंट रहे हैं यहाँ पे। ये हुआ कि उनका सैलरी स्टूडेंट देगा, ये एक नया चीज़ है। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और ये स्टाफ का सैलरी। और अभी भी आप देखिए किस तरीके से ये चीज़ हो रही है। यहाँ पे जो नियम है कि 50 छात्र पे एक कुक और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो हेल्पर है, 2 या 4 हेल्पर, वो अलॉट किए जाएंगे। अब उस नंबर को
बिना किसी कमेटी मीटिंग के बढ़ा के हो गया है 60। अब बात हो रही है उसको 70 किया जाए, कि जैसे कि आपको स्टाफ का नंबर ही कम करना है, क्योंकि जब स्टाफ का नंबर कम होगा तब आप ये कहेंगे कि देखिए हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम स्टाफ को एम्प्लॉय कर पाए, तो छात्र अपना पैसा दे, स्टाफ को एम्प्लॉय करे, मेस प्राइवेटाइज किया जाए और फिर जो है यूनिवर्सिटी को उसी मॉडल पे चलाया जाए जिस मॉडल पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एक मॉडल, एक कमोडिटी एजुकेशन एज कमोडिटी का मॉडल जो है वो चले। और इसी में जो ये पूरा मामला है, ये मामला है किस तरीके से जो छात्र यहाँ पे मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं, जो पिछड़े तबकों से आते हैं, गरीब तबके से आते हैं, उनको किस तरीके से शिक्षा से बाहर ढकेला जाए, एजुकेशन से बाहर ढकेला जाए। देखिए ये पूरा जो चीज़ है 2016 में यूजीसी गैजेट आता है, सीट कट होता है, एमफिल पीएचडी को डीलिंग किया जाता है, अभी एमफिल को ख़त्म कर दिया गया है और अभी तक के एमफिल के सीट को पीएचडी में नहीं कन्वर्ट किया गया है। जो आपके दर्शक जो देख रहे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि एमफिल पीएचडी में सीट पहले भी कम रहते थे पर अभी और कम कर दिए गए, क्योंकि एमफिल नाम का जो एक कोर्स था उसी को ख़त्म कर दिया गया है। अभी जब 4 साल का पीएचडी हो गया है तो उसमें भी ये मतलब किया 5 साल की पीएचडी अब 4 साल 9B जो एक एक्स्ट्रा एक्सटेंशन 1 साल हम लोग को मिलता था वो अब नहीं मिल रहा है, वो अभी 2016 के बाद के बैचेस को नहीं मिल रहा है। अभी जो नया चीज़ हो रहा है वो ये है कि किस तरीके से फेलोशिप को हम अनइवनली डिस्बर्स करेंगे, इरेगुलरली डिस्बर्स करेंगे, किस तरीके से फ़ी बढ़ाएंगे। और अभी एक्सटेंशन के नाम तो दिया जा रहा है, 6 महीने का एक्सटेंशन तो पीएचडी स्कॉलर को दिया जा रहा है, जो कि हम डिमांड कर रहे हैं कि भाई आप 1 साल का दीजिए, तब 6 महीने का दिया जा रहा है। उसमें भी ये कहा जा रहा है कि हम फेलोशिप नहीं देंगे उस 6 महीने में, एक्सटेंड नहीं कराएंगे टेन्योर। तो मान लीजिए आप 4 साल पीएचडी कर रहे हैं, 1 साल आपका ज़ाया हो गया। मान लीजिए पीएचडी में जैसे आपको लैब का काम होता है, अगर आप साइंस में हैं, आप अगर सोशल साइंस में आपको फील्ड वर्क होता है, आर्काइव का काम होता है, तमाम तरीके का रिसर्च होता है। 1 साल लॉकडाउन में छात्र कुछ नहीं कर पाया है, यहाँ पे उनको घर पे या यूनिवर्सिटी में बैठे रहना पड़ा है। लाइब्रेरी भी अभी खुला है, तो अभी उस 1 साल का खुला है, अभी तो आधा खुला है और वो तो 1 साल से तो बंद ही था। तो अभी अगर उनको 6 महीना एक्स्ट्रा मिलता भी है तो आपको फेलोशिप नहीं मिल रहा है उसके लिए, तो आप कैसे रिसर्च करेंगे? आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि एक रिसर्च यहाँ पे प्रोड्यूस हो जो अच्छा रिसर्च हो, जो स्टूडेंट भी अगर रिसर्च कर रहा है तो वो भी सोचे कि हाँ हमने सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट किया अपने रिसर्च से। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ अगर आप जेएनयू के एक्ट को देखें, जिसकी दुहाई बार बार बड़े ऊपर वाले लोग कहते हैं अरे जेएनयू के जो छात्र हैं वो हंगामा कर रहे हैं, कानून और कायदा को नहीं मान रहे हैं। अगर आप जेएनयू के एक्ट को देखेंगे, कोई भी आदमी भी गूगल करके जेएनयू एक्ट जो बनाया अगर उसको देखें तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सोशल जस्टिस के लिए ये यूनिवर्सिटी बनाई गई। और सोशल जस्टिस का मतलब ये हुआ कि जो वंचित तबके के लोग हैं उनको इस यूनिवर्सिटी में सबसे पहले उनको जगह मिलनी चाहिए। और आप देखिए कि यहाँ रिजर्वेशन भी पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी बात मतलब साकेत ने बता दी। साकेत, मैं बस अब 3 सवाल मैं आपसे लूँगा। एक चीज़ बताइए कि जेएनयू में जो स्टूडेंट्स हैं वो 3 तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक हैं जो बीए एमए में हैं, जो कि रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, एक है एमफिल पीएचडी जिनका सबमिशन है, और एक है कि जो आना चाहते हैं एंट्रेंस टेस्ट जो देना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो बीए एमए के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम बाकी होगा, उनकी क्या समस्या है और उनके लिए क्या पैगाम है आपका? जी, उनके लिए समस्या सबसे पहला है कि ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन। ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन अपने आप में जो है एक्सक्लूजनरी है। कैसे कि आप देखिए बीए यहाँ पे जो है फॉरेन लैंग्वेज में है, और फॉरेन लैंग्वेज ऐसा कोर्स है कि अगर आप मान लीजिए जर्मन, फ्रेंच, रशियन कोई भी भाषा सीख रहे हैं तो आपको टीचर से इंटरेक्ट करना पड़ता है, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। यहाँ पे लैंग्वेज लैब उसके लिए बनाया गया है। अब उनको कहा जा रहा है कि आप जूम मीटिंग में ज्वाइन कीजिए। अब जो छात्र यहाँ पे किसी गांव में है जिसके गांव में 4G का कनेक्शन नहीं आता है, अलग अलग कश्मीर में है, कश्मीर एकदम सही बात है, जहाँ पे इंटरनेट का एक्सेस ही नहीं, अब 4G ही नहीं है, या फिर नॉर्थ ईस्ट में है मान लीजिए कहीं पे नहीं है इंटरनेट एक्सेस, वो कैसे पढ़ पाएगा? और जो है भी वो किस तरीके से इंटरेक्ट कर पाएगा? तो आप कह रहे हैं कि इसको रेगुलर जितना जल्दी हो एकदम, क्योंकि जितना ये खिंचा जा रहा है ऑनलाइन मोड उतना ही ज़्यादा छात्रों की समस्याएं बढ़ती जा रही है। और जो ये पूरा मोड है ये अपने आप में एक फर्जीवाड़ा इस तरीके से कि क्लास हो रही है। एक चीज बताइए, तो ये एग्जाम का कुछ है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे? एंट्रेंस एग्जाम का नहीं, बीए और एमए का कुछ, जो रेगुलर स्टूडेंट्स का कुछ एग्जाम का भी कुछ है? देखिए अभी तक के तो ऑनलाइन हो रहा है, पर हमारा डिमांड है कि इस सेमेस्टर का एंड सेमेस्टर एग्जाम एकदम आपको ऑफलाइन ही करना पड़ेगा। आपको छात्रों को बुलाना पड़ेगा, आपको एग्जाम ऑफलाइन करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए पिछले साल का जो एग्जाम है उसमें कई सारे छात्र थे जो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, उनके पास इंटरनेट नहीं था। अब पीएच छात्र है जो ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन से पूरी तरह से कट गए हैं, जो फिजिकली पर्सन विद डिसेबिलिटी है, जो ब्लाइंड छात्र है हमारे कैंपस में, वो नहीं कर पा रहे हैं और उनको जानबूझ के दे हैव बीन विथहेल्ड
वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये मामला ऐसा है कि आपका एग्जाम हो रहा है, क्लास हो रहा है नाम के लिए, पर टीचिंग लर्निंग नहीं हो रहा है। समझ गया, मतलब खाना पूर्ति हो रही है। खाना पूर्ति हो रही है। दूसरी चीजें बता दीजिए, एमफिल और पीएचडी के जो साथी हैं, आपने तो कहा कि एमफिल खत्म जी, हो रहा है, जी, लेकिन जो जी। अगर पीछे के हैं और जो पीएचडी के हैं, उनका सबमिशन कब होगा, क्या होगा, इसको लेकर भी काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। जी, इसको बता दीजिए। देखिए, सबमिशन के लिए हमने एक्सटेंशन का बार बार डिमांड किया और उसके कारण यूजीसी ने वो डिमांड ग्रांट भी किया, हमने शायद प्रोटेक्ट एक साल किया। बढ़ाया ना, क्या है जरा ये बता दीजिए। देखिए, जो छात्र जिनको पिछले जून में सबमिट करना था, उनको 6 महीना एक्सटेंशन मिला और अभी एक और बार 6 महीना मिला, तो अभी इस जून में कर रहे हैं। और जिनको दिसंबर में सबमिट करना था, उनको जून में सबमिट करना, उनको भी दिसंबर में। और अगर किसी को मान लीजिए फरवरी में सबमिट करना था, तो उनको कब उनको भी अभी दिसंबर तक का समय मिला है। बट सिर्फ समय मिलने से रिसर्च नहीं होता है, क्योंकि रिसर्च ये कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई पेड़ के नीचे जाके तपस्या कर रहे हैं और हमको ज्ञान मिल जा रहा है। हमको मतलब सोर्सेज को देखने के लिए जब लाइब्रेरी बन रहा है, जब इंटरेक्शन ही बन जाए, जब टीचर और छात्र के बीच में कोई संवाद ही नहीं है, तो रिसर्च कैसे कर लेंगे? एकदम जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये बताइए, बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछते हैं कि एंट्रेंस टेस्ट जेएनयू में दाखिला कैसे ले, कब फॉर्म आएगा, क्या आएगा, ये भी जरा बता दीजिए। देखिए, एंट्रेंस टेस्ट जो है अभी जून में होगा। पिछले साल डिले हो गया था कोरोना के कारण, इस बार अभी जो जून में होने का बात हुआ है। और अगर कोरोना जिस तरीके से है और अगर कोई नया नियम नहीं आता है, फिर लॉकडाउन नहीं लग जाता है, तो फिर जून में ही होगा और उसका फॉर्म अप्रैल के महीने तक के आ जाता है, अप्रैल मिड तक के आ जाएगा और जून में जो परीक्षा है वो होगी। मतलब जो नए सेशन का जो एग्जाम जो आएगा, जो फॉर्म आएगा, वो अप्रैल में आएगा, अप्रैल तक। तो अप्रैल का मतलब है कि तकरीबन 20 या 25 दिन के अंदर 25 दिन के अंदर आ जाएगा, पर आपका एग्जाम होगा जून में ही। अच्छा, तो जून में, मतलब अभी तक के जो डिसीजन हुआ है, अभी तक के जो मतलब बात हुई, वो वही हुआ कि जून में होगा। एग्जाम में सारे मतलब टिक लगाने वाला कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव एग्जाम। तो साकेत मून से मैं बात कर रहा था, जेएनयू के वाइस प्रेसिडेंट हैं जेएनयू के, और इन्होंने बहुत सारी बातें बताई। तो एक काम कीजिए, अगर आप अपना फोन नंबर अगर बहुत सारे लोग अगर आपसे एकदम मेरा फोन नंबर है 9643241392 और फिर से बता दीजिए 9643241392 और मैं फेसबुक पे भी हूँ, तो आप मुझे फेसबुक पे भी ये कर सकते हैं। किस नाम से? साकेत मून के नाम से ही। तो आप खुद ही इनसे बात कर सकते हैं जी। और अपनी जो भी कुछ क्वेरी हो इनसे पूछ सकते हैं। हमने सिर्फ एक कोशिश की कि एक संवाद स्थापित हो। साकेत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।